अस्सलामुअलैकुम। सी प्लस प्लस का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है हमने और स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस तक हमने देख लिया था कि सी प्लस प्लस में जो आपने प्रोग्राम लिखना है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पिछली जो वीडियो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर की समझ आनी चाहिए। हमने डेफ सी प्लस प्लस में कुछ स्टेटमेंट लिख के भी समझा था, तो आपको उस वीडियो से अच्छी खासी समझ आ जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी पता है स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, वाइट स्पेस के बारे में, तो फिर ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो टर्बो सी प्लस प्लस हमारा अगला टॉपिक है और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था चैप्टर 1 में ही कि ये जो आपका प्रैक्टिकली वाला टॉपिक है, यानी प्रैक्टिकल के हवाले से इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर्स में ये टॉपिक नहीं आता, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसे सिर्फ आपने रीड कर लेना है और जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तब हम देखेंगे कि इसे कैसे कवर करना है। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है एरर्स के बारे में। यहाँ पे जो लिंकिंग है, ये वाले टॉपिक आ रहे हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ आ जाए कि एक प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो सोर्स से एग्जीक्यूटेबल फाइल में कैसे जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक फ्लो चार्ट टाइप बना रखी है, डायग्राम बना रखी है यहाँ पे। इसको मैं आपको एंड पे रिवाइज करवा दूंगी, समझा दूंगी, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो एरर वाला है, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। लेकिन इसको भी मैं आपको समझा दूंगी और इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि इसको समझने के बाद आप सिर्फ सिंपल इसे रीड करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। लेकिन इसे हम लास्ट पे कवर करेंगे, अगर आपको इसकी समझ है तो आप वो वाला सेक्शन स्किप कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है डिबगिंग इन टर्बो सी प्लस प्लस, या फिर आप कह सकते हैं डिबगिंग इन सी प्लस प्लस। डिबगिंग प्रोग्रामिंग में डिबगिंग जहाँ पे भी आ गया उसका मतलब सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हम जब कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई एरर आ सकता है, हम कहीं पे कोई गलती कर सकते हैं, कोई मिस्टेक कर सकते हैं, उसको हम एरर कह रहे हैं। और इस एरर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग कहेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि बग क्या होता है। तो बग एक किस्म का कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एरर होता है। अब इन एरर्स की भी कोई टाइप होती है, यानी मुख्तलिफ किस्म की मिस्टेक हम कर सकते हैं प्रोग्राम लिखते वक्त। तो उनको एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ एरर, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से। अब हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग इज नोन एज डिबगिंग। यानी ये तो हमें समझ आ गई कि कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर आता है उसको हम बग कहते हैं। अब उस एरर को फाइंड करना और उसके बाद उसे रिमूव कर देना, उस गलती को, उसको हम कहेंगे डिबगिंग। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरर के बारे में। Different type of error can occur in C++ program. The errors are syntax error, logical error and runtime error. ये जो एरर है ये सिर्फ C++ नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर दे उसमें ये टाइप सेम ही रहेंगी। यानी हर लैंग्वेज में, कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें हम जो एरर कर रहे होते हैं वो ज्यादातर होते हैं सिंटैक्स एरर होता है हमारा, लॉजिकल एरर या फिर रन टाइम एरर। तो आपने इसे याद रखना है कि एरर क्या है। एरर एक तरह का बग होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर और इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंटैक्स एरर की। तो सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए कि सिंटैक्स किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंटैक्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल। यानी अगर आप एक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस लैंग्वेज के कुछ रूल होंगे जिसके मुताबिक आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे। अगर आप उस रूल को वायलेट कर देते हैं, उस रूल के मुताबिक आप इंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, तो इसका मतलब आप सिंटैक्स एरर कर रहे हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ रूल फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। यानी वो रूल्स जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने डिफाइन किए हैं कि आपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखना है तो इन रूल्स के मुताबिक लिखना है, उन रूल्स को हम सिंटैक्स बोलेंगे। ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट आर रिटन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब जो रूल बता दिए आपने, सारी की सारी स्टेटमेंट उनके मुताबिक लिखनी है। अगर आप एक भी स्टेटमेंट उन रूल्स के मुताबिक नहीं लिख रहे तो इसका मतलब वहां पे एरर आएगा और उस एरर को हम कहेंगे वो सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर क्या है? ये एक ऐसी टाइप है एरर की जो तब अक्कर होगा जब इनवैलिड स्टेटमेंट आप लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर। आप प्रोग्राम के अंदर ऐसी स्टेटमेंट लिख देंगे जो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल के मुताबिक नहीं होगी। कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द केस ऑफ एरर। और हमें पता है कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो ट्रांसलेट करते वक्त अगर आपने उस प्रोग्राम के अंदर, उस सोर्स फाइल के अंदर कोई आपने एरर कर दी है तो क्या कहेगा? वो बताएगा कि ये वाला एरर है, आप इससे रिमूव करें फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं इसको
ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सिंटैक्स एरर है कहाँ पे फाइंड हो जाते हैं, कंपाइलर के जरिए, यानी कंपाइल करते वक्त ही हमें जिन एरर्स का पता चल जाता है, जो एरर हमें मालूम हो जाते हैं, उन्हें हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है कि ऐसे एरर जो कंपाइल करते वक्त हमें पता चल जाता है, उन एरर्स को क्या कहते हैं, उन एरर्स को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। A program contains syntax error cannot be compiled। इसका मतलब ऐसे एरर जिनकी वजह से अगर हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पा रहा तो उन एरर को हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। There can be many cases of syntax error। अब सिंटैक्स एरर की वजह क्या हो सकती है, जैसा कि हमने कहा अगर आप रूल्स के मुताबिक नहीं लिखते तो फिर क्या होगा, एरर होगा। अब स्टेटमेंट टर्मिनेट अगर मिसिंग होगा एंड ऑफ स्टेटमेंट, ये C++ के रूल्स के मुताबिक कुछ हमें एग्जांपल दे रहा है, लेकिन हर लैंग्वेज के अपने रूल होते हैं, ठीक है। तो C++ में आपने क्या करना होता है, जब आप एक स्टेटमेंट लिख देते हैं तो उसके एंड पे आप टर्मिनेटर लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। अगर आपने उसको मिस कर दिया, उसे नहीं लिखा, तो वहां पे एक एरर आएगा जिसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। और पिछली वीडियो में हमने कोड में करके देखा था, डेव C++ की विंडो में हमने टर्मिनेट यानी सेमीकोलन को रिमूव किया था तो एक एरर शो हो रहा था, तो उस एरर को हम कहेंगे कि वो सिंटैक्स एरर था, क्योंकि हमने उस लैंग्वेज के रूल के मुताबिक नहीं थी स्टेटमेंट लिखी। अगर हम कुछ कीवर्ड यानी ऐसे वर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन है, उनको हम कीवर्ड कहते हैं और इन कीवर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उनको चेंज कर देते हैं, उनके स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, जैसे कि फार है तो FOR फार होता है, और हम RR लिखते हैं तो इसका मतलब हमने कीवर्ड ठीक से नहीं लिखा, उसके स्पेलिंग सही से नहीं लिखे, तो फिर एरर आएगा। इसी तरह अगर हम कोई डेलीमीटर यानी अपनी ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस को मिस कर दे तो उस वक्त भी हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। तो मैंने कोशिश किया कि अभी तक जो सिंटैक्स एरर है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ चुका है तो भी आप बता सकते हैं, और अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, बिल्कुल आराम से मेरा लेक्चर देखा करें, कहीं भी कंफ्यूजन हो उसे लिख लें और कमेंट बॉक्स में बता दें। अब यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया Cout, टी के बाद एक और टी लगा दिया, यानी हमने कीवर्ड पढ़ रखा है आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए, ये भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, COUT, बस इतना होता है। इसके बाद अगर हमने एक और लगा दिया, गलती से ही लगा दिया, डबल टी लिख दिया, तो इसका मतलब हमने एक सिंटैक्स एरर कर दिया। इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हैं कि मैंने FOR की जगह RR कर दिया, या मैंने FOUR कर दिया, या मैंने जो डेलीमीटर है उनको मिस कर दिया, या फिर मैंने टर्मिनेट यानी सेमीकोलन नहीं लगाया एंड पे। तो आप खुद से भी एग्जाम्पल पेपर्स में दे सकते हैं, इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लॉजिकल एरर की बात करें तो लॉजिकल एरर ऐसे एरर होते हैं जो प्रोग्रामर ने जो लॉजिक बनाया प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वहां पर उसने कोई मिस्टेक कर दी, और ऐसे एरर को कंपाइलर शो नहीं करवाता, क्योंकि आपने कोई लैंग्वेज सिंटैक्स एरर नहीं किया तो कंपाइलर उसे सोर्स फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन आपने जो एरर किया है वो लॉजिकल एरर है, यानी आप 2 नंबर को प्लस करवाना चाह रहे हैं और आपने प्लस की जगह माइनस लिख दिया। अब कंप्यूटर को तो नहीं ना पता कि आप प्लस का लॉजिक बना रहे हैं लेकिन लिख माइनस रहे हैं, वो माइनस ही कर देगा। तो लॉजिकल एरर तब फाइंड होते हैं जब हमारी आउटपुट हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रही होती। इसका मतलब है कि लॉजिकल एरर हमारे कंपाइल हो जाते हैं, इनको ट्रांसलेट यानी ऐसा प्रोग्राम जो लॉजिकल एरर पर कंसिस्ट कर रहा है उसमें हमने लॉजिकल एरर कर दिया है तो वो कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आएगी। तो लॉजिकल एरर क्या है, ऐसे एरर है जो कि प्रोग्रामर का जो लॉजिक है उसने वो लॉजिक गलत बना दिया, उसकी वजह से अक्कर हो रहे हैं। तो अ स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट इन द प्रोग्राम, यानी हमने जो प्रोग्राम लिखा उसकी जो आउटपुट है उसका जो रिजल्ट है वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहा, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि हमने कहीं पर लॉजिकल एरर किया है। अब इनको फाइंड करना मुश्किल होता है क्योंकि ये कंपाइलर शो नहीं करवाता, हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। तो लॉजिकल एरर आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दिस एरर। ट्रांसलेटर का मतलब यहाँ पे कंपाइलर ही है जो कि इन एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे नहीं पता आपने किस तरह का लॉजिक लगाया और क्यों लगाया है। द लॉजिक एरर कैन ओनली बी डिटेक्ट बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थ्रोली, यानी सारे का सारा आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा, एक एक लाइन को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपने एरर किया है। तो यहाँ पर उसने डिफरेंट तरीके की एग्जांपल्स दी हैं, आप खुद से भी बता सकते हैं। उसने कहा कि आपने लिखना था कि लेस देन 5 एक प्रोग्राम के अंदर, और आपने गलती से आपने लेस देन 5 लिख दिया, हालांकि आपने ग्रेटर देन 5 लिखना था ए को। तो इस तरह की जो लॉजिकल एरर है ना,
इन एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं। यानी कंपाइलर को नहीं पता कि आप लेस देन लिखना चाह रहे हैं लेकिन आपने ग्रेटर देन लिख दिया, या आप ग्रेटर देन लिखना चाह रहे हैं लेकिन आपने लेस देन लिख दिया, तो उसे नहीं मालूम। आप जो लिखेंगे उसके मुताबिक प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फार्मूला को गलत लगा देते हैं, आप एवरेज का फार्मूला गलत लगा रहे हैं, आप डिवाइड करने के बजाय उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई भी कंपाइलर को एरर नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने लॉजिक गलत लगाया। इसी तरह लॉजिकल एरर को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कंपाइलर इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता और प्रोग्राम जो है वो आपको सही से एग्जीक्यूट भी हो जाता है, बस उसकी जो आउटपुट होती है वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। द यूजर नीड टू रिवाइज, अब जो यूजर है ना उसे सारे का सारा प्रोग्राम देखना पड़ता है क्योंकि कहीं पे भी डिटेक्ट नहीं हुए ये एरर। यूजर को खुद ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे लॉजिक कमजोर था। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर, इस वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसे एरर को फाइंड करने के लिए। और अभी तक अगर आपको फिर से कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, पिछले टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रन टाइम एरर की। तो रन टाइम एरर ऐसे एरर होते हैं जो कि जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना, रन हो रहा होगा, उस वक्त एरर होंगे। इसकी वजह ये हो सकती है कि आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे प्रोग्राम में जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, या कोई ऐसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह का जब प्रोग्राम कोई ऐसा काम करना चाह रहा है जो कि मुमकिन नहीं है, तो उस वक्त जो एरर आएंगे उसे हम रन टाइम एरर कहेंगे। तो रन टाइम एरर कब अक्कर होंगे? जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा, यानी कंपाइल हो चुका होगा, अब उसका रन टाइम है, तो रन टाइम पे जो एरर अक्कर होंगे उसको रन टाइम एरर कहेंगे। अब इसकी वजह क्या हो सकती है कि आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिख दी है जो कंप्यूटर से इलीगल ऑपरेशन करवाना चाह रही है। जैसे कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना है तो उसका कोई आंसर नहीं होता है, इंफिनिटी होता है। तो इस तरह से ये एक इलीगल ऑपरेशन है जिसका आंसर नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह के एरर को हम रन टाइम एरर कहेंगे। रन टाइम एरर आर डिटेक्ट एंड डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर। अब याद रखिएगा कि सिर्फ लॉजिकल एरर डिटेक्ट नहीं होते, सिंटैक्स एरर कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट हो जाते हैं, रन टाइम एरर रनिंग टाइम पे, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम पे डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन लॉजिकल एरर डिटेक्ट नहीं होते। वो यूजर को खुद समझना पड़ता है कि यहाँ पर मेरी आउटपुट गलत आ रही है, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं एरर किया है, तो फिर उसे खुद ही वो ढूंढना भी पड़ते हैं। अब यहाँ पर रन टाइम एरर आर नॉर्मली केस ड्यू टू रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूजर। हो सकता है यूजर ने रॉन्ग इनपुट दे दी हो, यानी हमने कुछ 2 नंबर लेने थे, उनको डिवाइड करना था, पहला नंबर उसने ठीक दे दिया, दूसरे में उसने 0 दे दिया, तो इस तरह से रॉन्ग इनपुट भी हो सकती है यूजर से। द कंप्यूटर स्टॉप एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना वहीं पे वो स्टॉप कर देगा और वो डिस्प्ले करवाएगा कि यहाँ पे कोई रन टाइम एरर आ चुका है। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिख दिया जिसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट लिख दी जो ऐसी फाइल को ओपन करना चाह रही जो एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह द यूजर में एंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा, रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा की वजह से भी ये एरर आ सकता है। तो अभी तक जो हमने कवर किया उसको थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि एरर क्या है। एक तरह की मिस्टेक होती है जिसको हम बग कहते हैं और इन्हें रिमूव करना डिबगिंग कहते हैं। टाइप की बात करें तो सिंटैक्स एरर आते हैं अगर आपने प्रोग्रामिंग लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक प्रोग्राम ना लिखा होगा, कोई भी एक भी स्टेटमेंट अगर आपने उस रूल्स के मुताबिक नहीं लिखी तो सिंटैक्स एरर आएंगे। अगर आपने लॉजिक गलत लगा रखा है तो लॉजिकल एरर आएंगे। अगर आप ऐसा इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो रन टाइम पे एरर आएंगे। तो मैंने कोशिश किया कि आपको सारी की सारी समझ आ जाए। अब डिबगिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, या आपके एमसीक्यूज के हवाले से हो सकता है कि आपसे कोई ये शॉर्टकट की के बारे में पूछ ले, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपने इसे सिर्फ पढ़ना है। डिबगिंग के लिए ये याद रखिएगा कि बग को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिबगिंग कहते हैं और इसके लिए मुख्तलिफ फीचर हमें दिए गए हैं टर्बो C++ में। सिंगल का मतलब है हर एक लाइन को देखा जाएगा कि उसमें कहीं पे भी कोई एरर है तो उसे डिबग किया जाए। वॉचेस का मतलब ये है कि आप जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं जब प्रोग्राम उसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ब्रेक पॉइंट का मतलब ये है कि आप कहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, उससे पहले तो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उस ब्रेक पॉइंट के बाद या तो आप सिंगल यानी एक एक लाइन को चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो वॉच के जरिए यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है उससे चेक कर सकते हैं। अब मॉडिफाई विंडो की बात करें तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की जो वैल्यू है उससे रन टाइम पे यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ थी, सिर्फ आपने इसे समझना पढ़ना, इसे रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया। अब मैं आपको इस डायग्राम के बारे में समझा देती हूँ जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था समझा दूंगी। तो यहाँ पर आपको पहले से 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, सोर्स फाइल क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, और तीसरा कंपाइलर क्या होता है।
इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सोर्स फाइल होती है जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा है, आपने स्टेटमेंट लिखी, एक प्रोग्रामर ने स्टेटमेंट लिखी। सिंपल C++ का जो हमने पिछली वीडियो में एक फाइल बना ली और उसके अंदर हमने 3-4 लाइनें या स्टेटमेंट लिख दी थी, तो वो हमारी एक सोर्स फाइल थी। तो सबसे पहले जब आप एक प्रोग्राम में कुछ एंटर कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि आप एडिट कर रहे हैं उस फाइल को। उसके बाद जब उसे सेव करते हैं तो वो एक एज अ सोर्स फाइल सेव हो जाती है। उसके बाद कंपाइलर यानी हमारा जो ट्रांसलेटर है वो कोशिश करता है कि इस सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में या एग्जीक्यूटेबल फाइल में ट्रांसलेट कर दिया जाए। अब ट्रांसलेट करने के दरमियान हमने पढ़ा है कि कंपाइलर सबसे पहले उस सोर्स फाइल को ट्रांसलेट करता है, अगर उसमें कोई एरर है तो वो डिटेक्ट करके डिस्प्ले करवाता है। तो यहाँ पर यही काम होंगे, या तो हो सकता है उस फाइल के अंदर एरर हो। तो हम सबसे पहले फाइल के अंदर फेलियर वाला केस देखते हैं कि क्यों उसने सोर्स फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि कोई ना कोई एरर आ चुका होगा, आपने सोर्स फाइल में कोई एरर लिखा होगा। अब वो क्या करेगा, वो एरर की लिस्ट बनाएगा और बताएगा कि यूजर को यहाँ पे एरर है। तो यूजर क्या करेगा, उन एरर को रिमूव करने की कोशिश करेगा और उसके बाद दोबारा से वो चाहेगा कि सोर्स फाइल को कंपाइलर एग्जीक्यूट कर दे। तो दोबारा से जब यूजर उसे कंपाइल करवाने की कोशिश करेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, उसे दोबारा से रिवाइज करेगा उस सोर्स फाइल को। हो सकता है अभी भी एरर हो सकता है फाइल में अभी भी एरर हो। अगर एरर होंगे तो दोबारा से कंपाइलर उसे एरर को शो करता रहेगा और यूजर उसे रिमूव करेगा और उसके बाद दोबारा से उस फाइल को कंपाइलर रिवाइज करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सोर्स फाइल में कोई एक एरर भी होगा। जब सोर्स फाइल एरर फ्री होगी, उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि जो लिंकर होते हैं ना, वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल यानी हमारी जो लाइब्रेरी फाइल्स हमने यूज कर रखी हैं उनको लिंक कर देते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल में। फिर हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये रन तब करती है जब वो मेमोरी में लोड हो जाती है। तो मेमोरी में उसे लोड करने के लिए जो लोडर है ना, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो फाइल है वो रन होती है। तो सिंपल देखें कि सबसे पहले हमने एडिट किया एक प्रोग्राम को, फिर हमने उसे सेव किया। जब हमने उसे सेव किया तो वो एक सोर्स फाइल बन गई। फिर कंपाइलर ने उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की, अगर तो वो एरर फ्री है तो फिर हमारे लिंकर के पास, जो हमारा लिंकर है वो हमारी जो लाइब्रेरी या ऑब्जेक्ट फाइल है उनको लिंक कर देगा और जो लोडर है वो इस फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड कर देगा और फाइल हमारी रन हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एरर आ जाता है तो हमारा कंपाइलर इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो एरर शो करवाएगा, यूजर उन एरर को रिमूव करेगा, कंपाइलर दोबारा से रिवाइज करेगा उन उस फाइल को, सोर्स फाइल को। अगर वो एरर पर मुश्तमिल है, अभी भी उसमें कोई एरर है, तो दोबारा से वो एरर दिखाता जाएगा और दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सोर्स फाइल में कोई एरर होगा। जब उसमें कोई एरर नहीं होगा तो फिर हमारा ये वाला प्रोसेस होगा कि लिंक किए जाएंगे ऑब्जेक्ट फाइल्स को, लोडर उसको मेमोरी में लोड कर देगा। तो ये मेन चीज़ है जो आके आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आप सिर्फ इसको एक मरतबा से पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। यानी जब आप कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्रिएट या एडिट कर रहे हैं C++ के प्रोग्राम को। अगर आपने उसे सेव किया तो इसका मतलब आपने उसे सोर्स फाइल में सेव कर दिया उस स्टेटमेंट को जो कि आपने लिखी। उसके बाद कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा। अगर तो कोई एरर नहीं है तो फिर उसको लिंक किया जाएगा, लिंकर उसे लिंक करेगा ऑब्जेक्ट, हमारे जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या होती हैं लाइब्रेरी फाइल्स। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा क्योंकि लोडर ने उसको मेमोरी में लोड कर दिया होगा। तो कुछ शॉर्टकट किया है, इनको आप पढ़ सकते हैं ये एमसीक्यूज के हवाले से। बाकी मैंने आपको ये भी टॉपिक साथ ही कवर करवा दिया। अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।